स्टेट वाइज जीके के अंतर्गत आज हम नागालैंड स्टेट को पढ़ेंगे। नागालैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ राज्य है। भारत के 3 राज्य इसकी सीमा से लगे हुए हैं और इधर म्यांमार से भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। फॉर्मेशन, स्थापना 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई। कैपिटल कोहिमा, कोहिमा इसकी कैपिटल है। कोहिमा नाम क्यों ही एक पौधा था यहाँ पे या एक प्लांट बोल सकते हैं हम, तो उसी के नाम पर इसका नाम कोहिमा रखा। क्या क्यों ही नाम से एक पौधा था, उसी के नाम से यहाँ पे कोहिमा नाम दिया गया इसे। सीमा से जुड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर इसकी सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं। 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और इसे भारतीय संघ के राज्य का दर्जा दिया गया। देखो स्थापना कब, 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई। नागालैंड डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को नागालैंड डे के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर पहले जो नागालैंड था वो आसाम का पार्ट था, आसाम में ही लगा हुआ था और आसाम में इसे नागा हिल के नाम से जानते थे। नागा हिल या नागा पहाड़ी बोलते हैं, नागा पहाड़ी भी है वहीं पे, तो नागा हिल्स के नाम से इसे जाना जाता था आसाम के अंतर्गत। लेकिन 1957 में इसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ भारत के। और जो इसका कार्यभार, नागालैंड का कार्यभार किसने संभाला, आसाम के जो राज्यपाल थे उन्होंने यहाँ पे इसका कार्यभार संभाला नागालैंड का। साथ ही साथ इसे एक नाम नागा हिल, जो कि आसाम के अंतर्गत इसे नागा हिल के नाम से जानते थे, और साथ ही साथ एक और नाम इसे दिया गया, क्या, तुएनसांग, तुएनसांग नाम से भी इसे जानते थे। या अगर पूछा जाए कि नागालैंड के और अन्य नाम क्या है, तो नागा हिल्स के नाम से भी इसे जानते थे और तुएनसांग नाम से भी इसे जानते थे। फिर इसके बाद 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया, क्योंकि यहाँ नागा जनजाति के लोग भी रहते हैं और साथ ही साथ नागा पहाड़ी भी स्थित है, तो वहाँ के जो नाम उसे उन्हीं से मिलता जुलता नागालैंड दिया गया। इससे पहले तुएनसांग और नागा हिल। नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी माउंट सरामती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3840 मीटर। अभी देखो हमने जो हमारा पश्चिम तटीय क्षेत्र पढ़ा था वहाँ पे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, और साथ ही साथ एक और हमने केरल के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी अन्नामुलाई, जो कि अन्नामुलाई पहाड़ी पर स्थित है। तो ये 3 पहाड़ियाँ अभी तक हमने अपने वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अब नागालैंड की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट सरामती यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। लार्जेस्ट सिटी दीमापुर यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत 12 जिले। राज्यपाल, हाल ही में यहाँ के राज्यपाल RN रवि जी हैं। फर्स्ट गवर्नर की अगर हम बात करें तो श्री विष्णु सही यहाँ के फर्स्ट गवर्नर थे। इसी प्रकार हाल ही में यहाँ के CM नेफ्यू रियो यहाँ के CM हैं नागालैंड के, और फर्स्ट CM पी सिलू ओ, जो कि नागा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पार्टी, जो इनकी पार्टी का नाम है, ये नागा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पार्टी से यहाँ के CM पी सिलू ओ, जो कि फर्स्ट थे। अगर हम RN रवि जी से पहले के CM की गवर्नर की यहाँ बात करें तो पद्मनाभा आचार्य इनसे पहले यहाँ के CM थे। देखो CM के अंतर्गत जैसे राज्यपाल के अंतर्गत या CM के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो या तो हाल ही के पूछे जाएंगे कि हाल ही में यहाँ के नागालैंड के गवर्नर कौन है, या फिर इस तरह से कि इनसे पहले यहाँ के गवर्नर कौन थे, या फिर फर्स्ट गवर्नर कौन थे। तो हमारे लिए तीनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, या तो हाल ही में पूछेंगे, या प्रथम पूछेंगे, या फिर
इनसे पहले जो RN रवि जी है, इनसे पहले यहाँ का कार्यभार किसने संभाला था, या RN रवि जी से पहले यहाँ के गवर्नर कौन थे? तो पद्मनाभ आचार्य RN रवि जी से पहले यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम इनकी CM की बात करें, नेफ्यू रियो जी से पहले यहाँ के CM कौन थे? तो TR जेलियंग जी की जगह इन्हें नेफ्यू रियो जी को CM बनाया गया। इनसे पहले यहाँ के CM TR जेलियांग जी थे। लोकसभा सीट यहाँ की एक है, राज्यसभा सीट भी एक ही है यहाँ पे, विधानसभा सीट 60, हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट कोहिमा ब्रांच। देखो चूंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये जो नागा हिल्स था या ये नागालैंड, ये आसाम का पार्ट था, और आसाम का पार्ट था तो वैसे भी हम जानते हैं जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं इतने ज़्यादा विकसित नहीं है, उन्हें स्पेशल राज्य का भी दर्जा प्राप्त है, तो वहाँ आसाम ही मेन है। और आसाम के अंतर्गत जो गुवाहाटी हाई कोर्ट, देखो गुवाहाटी क्योंकि आसाम की कैपिटल है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट और कोहिमा ब्रांच के अंतर्गत इसका हाई कोर्ट लगता है। लेकिन हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी, और कोहिमा इसकी ब्रांच है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है यहाँ की। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इंटाकी नेशनल पार्क 1993 ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है इसका। यहाँ का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है इंटाकी नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ मुख्यतः स्लेश और बर्न खेती प्रचलित है, जिसे स्थानीय तौर पर जूम के नाम से जानते हैं। अभी हमने मिजोरम पढ़ा था, वहां भी हमने देखा था कि जूम खेती। अब ये जूम खेती क्या होती है? शिफ्टिंग खेती क्या होता था, यहाँ के लोग एक जगह बनाते थे, उसे पूरी तरह से साफ करके जला के, वहाँ का जो भी जंगल है उसे खत्म करके, और यहाँ कृषि योग्य भूमि बनाते थे। 4 से 5 साल तक यहाँ पे 4-5 जितने भी साल ये खेती करते थे यहाँ पे। जब भी जैसे इनको लगता था कि यहाँ की मिट्टी की उर्वरक जो शक्ति है वो खत्म हो गई है, अब यहाँ फसल नहीं हो पाएगी, तो यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और ऐसा ही एरिया बनाते थे, वहीं पे नागालैंड के अंतर्गत ही, फिर वहाँ पे कृषि करते थे। तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह कृषि करना, उसे ही झूम खेती बोलते हैं। मतलब पहले यहाँ खेती करना, फिर यहाँ की बंजर भूमि को ठीक करके इस पे कृषि करना, फिर यहाँ को छोड़ के कहीं अन्य भूमि बनाना, कृषि योग्य भूमि बनाना, और फिर वहाँ पे खेती करना। तो इस प्रकार की खेती या शिफ्टिंग कृषि भी बोल सकते हैं हम, एक जगह से दूसरी जगह कृषि करना झूम खेती के अंतर्गत आते हैं। तो ये यहाँ पे मेनली हमने जब हमारा मिजोरम वाला लेक्चर पढ़ा था, मिजोरम वाला जो स्टेट पढ़ा था, उसमें हमने देखा था झूम खेती, और यहाँ पे जो मुख्यतः इसे स्लेश या बर्न खेती भी बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन रहेगा 1980। पुली बंजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1980 ईयर ऑफ नोटिफिकेशन, और लास्ट है रंगपहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से या तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, सीधा सीधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो हमें सीधा सीधा इसका जवाब दे देना है कि नागालैंड में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दे और एक अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ इसे कंपेयर करके बोल दे कि नागालैंड में ऐसी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नागालैंड में नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ट्राइब्स या जनजाति की बात करें तो यहाँ मेनली 16 जनजाति पाई जाती है, और इन जनजाति की एक विशेषता है कि ये कहीं भी रहे, मतलब म्यांमार का भी ये पार्ट रहा, जिसे बर्मा के नाम से हम जानते हैं, पूरा ओल्ड टाइम में बर्मा के नाम से जानते थे, तो उसका भी ये पार्ट रहा क्या, तो यहाँ पे कहीं भी आसाम का भी ये पार्ट रहा। तो ये जो जनजाति है अपने में कभी इन्होंने चेंजेस नहीं लाया, जो भी इनके रिचुअल है, फेस्टिवल है, या इनके रहने का तरीका है, रहन सहन, सब वैसा ही है जैसा पहले था। तो नागा जो यहाँ की मुख्य जनजाति है, कौन कौन सी जनजाति है यहाँ पे, नागा जनजाति के अंतर्गत ही आता है, जैसे अंगामी, एलो, चांग, कोन्यांग, मरम, संगटंग, तुलसा, सुमी, वांचू, फोम, पोचरी, संगमा, सुमी, कुकी, चेकसंग, लोथा, दिमसा और कचरी। दिमसा कचरी यहाँ के प्रमुख
जनजाति है, यहाँ की जो पिछड़ी जनजाति है, वे सारी जनजाति यही है। मेनली हमें यहाँ पे अगर याद रखना है तो सिर्फ ये है कि यहाँ पे नागा जनजाति के लोग रहते हैं। और अगर नागा जनजाति की बात करें तो इन्हें नागा नाम क्यों दिया गया? नागाओं को नागालैंड में रहने वाले, एक तो मेन चीज ये हो गई कि नागालैंड में रहते हैं, लेकिन नागालैंड नाम तो बाद में दिया ना, इसे नागा हिल्स के नाम से जानते थे। और इसके बाद एक और इनकी देखें तो इनका जो हिस्ट्री है अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडो मंगोला वंश से संबंधित है। ये किस वंश से? इंगो मंडोला वंश से संबंधित है, इसीलिए इन्हें नागाओं भी कहते हैं कि नागालैंड में रहने वाले नागाओं। तो ये मेन इसकी टाइप्स हो जाएगी। डांस की अगर बात करें, नुरी ओलियन डांस, इसे कोक डांस, एक मुर्गा नृत्य बोलते हैं, डांस बोलते हैं। यहाँ पे अधिकतर लोग जैसे डांस करते हैं तो पशु पक्षी, मतलब जैसे कि भालू डांस, तो एक इस प्रकार का डांस यहाँ पे किया जाता है, तो कोक डांस बोलते हैं इसे। नुरी ओलियन डांस को मुर्गा डांस के नाम से भी जानते हैं। लास्ट एक और तेमंग नेती डांस, जिसे फ्लाई डांस कहते हैं, वे यहाँ के मुख्य डांस है। रिवर, सबसे फर्स्ट रिवर दियांग रिवर यहाँ की सबसे बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी यहाँ की दियांग रिवर है। इसकी ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें, इसकी सहायक नदी की बात करें तो यहाँ पे चुबी, नेजुहू, तुसुई और तुलो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसकी दियांग की दिखू रिवर, जिसका ओरिजिन नोटोरो हिल से हुआ है, नोटोरो पहाड़ी से इसका ओरिजिन हुआ है। और इसके बाद धनसिरी रिवर के अगर ओरिजिन की बात करें तो लेसांग पिक से इसका ओरिजिन हुआ है। इसके बाद तीजू रिवर और जुनकी रिवर यहाँ की प्रमुख रिवर है। अगर तीजू रिवर की सहायक नदियों की बात करें यहाँ पे तो जुंकी इसकी सहायक नदी जो कि यहाँ हम देख सकते हैं, और लेनिये, लिकी, मारो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ये यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है। अगर मेनली रिवर की बात करें यहाँ पे तो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ की दोयांग रिवर यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है। इसके बाद हाइड्रो प्रोजेक्ट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे वो भी हम देख लेते हैं और किस रिवर पर है। तो दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि दोयांग रिवर पर ही स्थित है। देखो नाम से ही अगर दोयांग नाम दिया तो हम वैसे ही समझ जाएंगे भैया किस नदी पर है, दोयांग नदी पर है। क्वेश्चन में जो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, या तो इस तरह से पूछा जाए तो सीधा सीधा या तो राज्य का नाम दिया जाएगा कि नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, क्योंकि वहीं से जो स्टेट वहाँ आसपास है उन्हीं स्टेट से नाम भी उसी का पूछा जाएगा, तो भैया नागालैंड सीधा सीधा। या फिर इस तरह से कि ये जो दोयांग रिवर है इस पे कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तो वो फिर हम दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिकीमारो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि लिकीमारो रिवर पर स्थित है। लोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि लोआंग रिवर पर है। टेहको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये टेहको रिवर पर स्थित है। और पोंगेल्फो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि लिकीमारो रिवर पर स्थित है। यहाँ के प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम देकर रिवर पूछ लिया जाएगा या उनका नाम देकर वहाँ का स्टेट पूछ लिया जाएगा कि किस स्टेट से ये बिलोंग करता है। और यहाँ के जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनके नाम रिवर के नाम पे ही दिए हुए हैं, तो ये आसानी होगा हमें याद करने के लिए। अगला यहाँ के फेस्टिवल की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ का फेस्टिवल देखा जाएगा हार्नबिल फेस्टिवल, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। अब 1 से 10 के बीच में ही क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर को हमने देखा था नागालैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल नाम क्यों दिया गया? एक पक्षी है उसी के नाम पर इसे हॉर्नबिल
फेस्टिवल नाम दिया गया उसी हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर। अब 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में इसे आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष, हर वर्ष। दूसरा, यहाँ पे देखा जाए तो ये जो त्योहार है ये नागालैंड के आर्ट और कल्चर, वहाँ के जो कलाकारी है या वहाँ के जो कल्चर है, संस्कृति है, उससे परिचित करवाता है। लोग यहाँ पे मतलब एक प्रदर्शनी के रूप में अपने अपने सामान को रखते हैं। तो मतलब बहुत मेनली यहाँ का फेस्टिवल हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। मुआसू फेस्टिवल ये एयो जनजाति द्वारा मई के महीने के पहले सप्ताह के दौरान प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कौन सा? मुआसू फेस्टिवल, जो एयो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कब? मई के पहले सप्ताह में, जो मई का फर्स्ट वीक होता है उसी में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सेके रनई फेस्टिवल अंगामी जनजाति द्वारा, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अंगामी जनजाति द्वारा। मुआसू फेस्टिवल एओ जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला स्थानीय रूप से जनजाति के लोग द्वारा फुसेली के रूप में जाना जाता है, यानी शुद्धि उत्सव। एक शुद्धि उत्सव होता है, जैसे कि बिहार का हम बात करें तो वहाँ पे छठ पूजा मेनली होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी नागालैंड में जो सेकेर नई फेस्टिवल है ये शुद्धि उत्सव के रूप में मनाया जाता है, मतलब पवित्र उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लास्ट ये वाला देखते हैं, आंगमोंग फेस्टिवल। आंगमोंग फेस्टिवल संगतम जनजाति, किसके द्वारा? संगतम जनजाति के द्वारा के बीच मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। ओंगमोंग शब्द का अर्थ है एकता या एकजुटता। मतलब इस जो फेस्टिवल का नाम दिया है इसका मतलब क्या होता है? आंगमोंग शब्द का एकता और एकजुटता, मतलब एक साथ रहे और एकजुट होकर रहे, इसका मतलब यह है। और ये कब मनाया जाता है? फसल उत्सव है एक, ठीक है। तोखू इमोंग फेस्टिवल, यहाँ लोथा नागाओ, देखो नागाओं की एक प्रजाति, क्योंकि मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो नागा जनजाति है यहाँ की मेन जनजाति है और उसके अंतर्गत उनकी 16 प्रजाति अलग अलग जातियाँ पाई गई। तो जो लोथा नागाओं हैं उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है, तोखू इमोंग फेस्टिवल। यमशे फेस्टिवल पोचरी जनजाति, किस जनजाति के द्वारा? पोचरी जनजाति का एक प्रमुख उत्सव है, ये उनके द्वारा मनाया जाता है। और लास्ट, बांस दिवस समारोह। बांस दिवस समारोह का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति के दैनिक जीवन और कला में बांस के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यानी बांस उत्सव का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो बांस हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। तो वहाँ मेनली हमने देखा था मिजोरम में भी बांस खेती की जाती है, बांस की खेती की जाए, बम्बो। और यहाँ पे भी तो ये बांस उत्सव भी यहाँ पे नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जितने भी टॉपिक यहाँ पे पढ़े या जितने भी हमने पॉइंट यहाँ देखे वो सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, मेनली हमने वही पॉइंट रखे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उन्हीं पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर इसके अलावा और भी कुछ इसमें पॉइंट होंगे तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब हम अपने अगले स्टेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।